वेलकम टू B2E लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बच्चों, जब भी अपन कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं या फिर अपन रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो एक पॉइंट अपना हमेशा डाउट में रहता है कि ये पूरा का पूरा साइक्लिक फ्लो जो हम पढ़ रहे हैं, इस साइक्लिक फ्लो में एटीपी का फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे, मतलब किस तरीके से हम एटीपी का फॉर्मेशन पढ़े। इसी चीज को समझाने के लिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बच्चों, एकदम कंफर्टेबली इस पूरे प्रोसेस को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक बात है। माई सेल्फ प्रतिभा कलानी एंड मैं आपको बॉटनी टॉपिक जो है उसके जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में अपन कहें कि भाई ये टॉपिक तो हमें बहुत ज्यादा टफ लगता है और जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक बात है। ध्यान से सुनना बेटा। कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये हर वो बच्चा जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ रहा है उसके लिए डाउट में रहता है। तो अपन आज इस पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। डन। सबसे पहले ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी दी किसने? बच्चा, ये थ्योरी जो है ये गिवन बाय पीटर मिशेल। ये जो आपको फोटो यहां पे दिखाई दे रही है ना, ये पीटर मिशेल की ही है। इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? बच्चा, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा। किसमें? एक तो आपने बताया रेस्पिरेशन में और एक आपने बताया फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में अपन एटीपी के बनने को क्या बोलते हैं? मैडम, हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक बात। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का बनना। ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पूरी प्रोसेस है उसकी वजह से जो एटीपी बन रही है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बनती है बेटा, उसको अपन बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक बात। यहां तक डन है सभी का। दूसरी बात आप ध्यान रखना बेटा, एटीपी का जो बनना है वो पूरा का पूरा प्रोटॉन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये ग्रेडियंट कैसे बन रहा है, इस ग्रेडियंट का प्रॉपर जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वो कहां पे आई है, ये सारा अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस एक छोटी सी डेफिनेशन को ध्यान रखिए कि ये कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये एटीपी के बनने को बताती है, एटीपी फॉर्मेशन को बताती है। डन। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें मैडम इस कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो बच्चे, इसमें चार चीजों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। एक, हमें एटीपी बनाने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए। एक हमें चाहिए बच्चा प्रोटॉन पंप, एक हमें चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट और एक एटीपी सिंथेटेज। चार चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट हमें हमेशा रहती है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। डन। सबसे पहले आपने बताया इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए बेटा एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक बात है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। एक बेटा हमें चाहिए इसमें प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप। एक बेटा हमें इसके अंदर चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक बात है बच्चे। एक हमें चाहिए एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज। ये जो चार पॉइंट्स है ना, इसके बारे में आप ध्यान से समझना। चारों पॉइंट्स के बारे में, मेम्ब्रेन कौन सी है, फिर आपने बोला प्रोटॉन पंप कौन सा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां से बना है। बेटा एक बात ध्यान नोटिस करना, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक बात है। और एटीपी सिंथेटेज क्या है। डन। सबसे पहले मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो बेटा इसमें जो मेम्ब्रेन अपन बात कर रहे हैं वो मेम्ब्रेन है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। देखिए, ये है आपका फेवरेट ऑर्गनली क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। ये आपका फेवरेट ऑर्गनली क्लोरोप्लास्ट, ठीक बात है बेटा। चलिए, इसके अंदर मैडम मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है बेटा। आपने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि इस पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में लेबर डिवीजन पाया जाता है। ये हो गया मेम्ब्रेनस पार्ट, ग्रेनम। और ये ग्रेनम जो है ये किससे जुड़ा हुआ है?
ये स्ट्रोमा लेमेला की हेल्प से दूसरे जो ग्रेनम वाले थाइलेकॉइड है उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक बात है बेटा। ये जो यहां पे आपने मेम्ब्रेनस पार्ट बनाया है, दैट इज ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस पार्ट। ये जो एक सिंगल पार्ट है बच्चा, इसे बोलते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। और इस पूरे के पूरे पाइल ऑफ कॉइन, इस थाइलेकॉइड के पूरे ग्रुप को अपन नाम देते हैं ग्रेनम। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। और बच्चे ये जो लिक्विड पार्ट है इसे अपन नाम देते हैं यहां पे स्ट्रोमा। हमारे लिए अभी इतना ही जानना जरूरी है क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस की थी। अभी हमारे लिए इतना ही जानना जरूरी है कि इसमें जो लिक्विड पार्ट है वो स्ट्रोमा है, जो इसका जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेनस पार्ट है दैट इज थाइलेकॉइड, और उसके अलावा जो पार्ट है वो ग्रेनम। ग्रेनम पार्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि यहां पे मेम्ब्रेन कौन सी है। बच्चा जिस मेम्ब्रेन के बारे में अपन बात कर रहे हैं ना, वो मेम्ब्रेन है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ओके मैडम, हमें क्लियर है कि ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। बेटा ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, जिसे मैं थोड़ा अलग कलर से कर देती हूं। ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इसमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट सिस्टम PS1, PS2 ये सारे पाए जाते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट है बेटा प्रोटोन पंप। ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में आपने बताया कि प्लास्टोक्यूनॉन नाम का मॉलिक्यूल पाया जाएगा। किसमें? इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। उसे हम कहेंगे बेटा प्रोटोन पंप। ठीक बात है। नेक्स्ट बेटा प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस, प्रोटोन ग्रेडियंट है, वो कैसे बनता है इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। प्रोटोन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, इसी बात को हमें इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। डन। नेक्स्ट है बेटा एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज जो एंजाइम है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां प्रेजेंट है, हमें ये भी देखना है। सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेन के बारे में आपने बोला है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो एक सुंदर सी मेम्ब्रेन ले लो भैया। ये मैडम जो मेम्ब्रेन हमें दिख रही है ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। बिल्कुल, ये सिंगल मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ी है बेटा, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक बात है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सिंगल मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है बच्चा। इसके बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ तो लिक्विड है, इसको आप बोलेंगे स्ट्रोमा। और अंदर की तरफ जो खाली जगह है इसे आप नाम देंगे बेटा ल्यूमेन। इसे आप नाम देंगे बच्चा ल्यूमेन। ल्यूमेन, ल्यूमेन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बहुत इजी। एक मेम्ब्रेन लिया हमने जिसे हम थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन कह रहे हैं। सेंटर पार्ट जिसका खाली है वो ल्यूमेन, और बाहर इसके क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है। डन। चलिए, अब इसके ऊपर आपको ये 3-4 चीजें दिखाई दे रही है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो शुरुआत इस कॉम्प्लेक्स से ही कर लेते हैं अपन। तो ठीक बात है बच्चे, ये जो पार्ट है इसका ये कहलाता है बेटा CF0, और ये कहलाता है CF1। CF0, CF1, ये दोनों के दोनों जो है इन्हें मिला के अपन कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज यानी कि एटीपी सिंथेसिस करने वाला एंजाइम जो है वो इनमें पाया जाएगा। सबसे पहले बेटा आप इसी के बारे में सुन लो। ठीक बात है। ये CF0 जो है ना बेटा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है। और ये CF1 जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। जब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं ना तो आप वहां पे 2 तरह की प्रोटीन पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 तरह की प्रोटीन पढ़ते हैं बेटा? एक आप पढ़ते हैं ऐसी प्रोटीन जो कि इस मेम्ब्रेन में धसी हुई है। ठीक बात है, जैसे कि यहां पे CF0।
पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। दूसरा बच्चा CF1 जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो इसकी सरफेस पर लगी हुई है। ठीक बात है, डन, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बेटा है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, यानी कि पिगमेंट्स का ग्रुप जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये बेटा है ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, और ये हो जाएगा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। अब ध्यान से सुनते जाइए होता क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बेटा। आपने बताया कि सबसे पहले यहां पर ये है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, यानी कि बहुत सारे पिगमेंट्स का ग्रुप। डन। इस पर सनलाइट जो है वो आके गिरती है, इस पे सनलाइट जो है वो आके गिरेगी। सनलाइट के गिरने से यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे वो एक्साइटेड फॉर्म में आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होगा। इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज फियोफाइटीन। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज फियोफाइटीन। मैडम आप ये सब क्या पढ़ा रहे हो? बच्चा ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं अपन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट करने से इस ल्यूमेन में बहुत ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कमी हो जाएगी। ये जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को अपन नाम देते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इस ग्रेडियंट की वजह से ही एटीपी बनेगा। हमें पढ़ना क्या है? हमें यह चीज देखनी है कि इस ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठे कैसे होंगे, हाउ प्रोटॉन आर एक्यूमुलेट इन दिस ल्यूमेन, और ये ग्रेडियंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें ये पढ़ना है। ठीक बात है। सबसे पहले ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम चल रहा है इस मेम्ब्रेन के अंदर, उस पर डिस्कस करते हैं। PS सेकेंड के पास लाइट एनर्जी आई, PS सेकेंड ने लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए किसको दिए? फियोफाइटीन को। फियोफाइटीन क्या है बच्चा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक और बात, फियोफाइटीन ऐसा क्लोरोफिल है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन नहीं है, यानी ये मैग्नीशियम लेस फियोफाइटीन है, सॉरी मैग्नीशियम लेस क्लोरोफिल है। ठीक बात है। मैग्नीशियम लेस क्लोरोफिल जो है इसे फियोफाइटीन कहते हैं। ये फियोफाइटीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा? ये फियोफाइटीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोक्यूनॉन को। ये फियोफाइटीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? प्लास्टोक्यूनॉन को। इसने बोला फियोफाइटीन, फियोफाइटीन ने अपना बोला भाई प्लास्टोक्यूनॉन आप मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। इसने पूछा किसको ट्रांसफर करूं? कि देखो यहां पे ना एक साइटोक्रोम B6 मिलेगा आपको, एक साइटोक्रोम F मिलेगा, उसको ट्रांसफर कर दो प्लीज। प्लास्टोक्यूनॉन ने कहा मैं कर तो दूंगा, लेकिन मैं हकीकत में हाइड्रोजन कैरियर हूं, मैं इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करता हूं, मैं तो पूरा हाइड्रोजन जो है उसी को ट्रांसपोर्ट करता हूं। तो फिर प्लास्टोक्यूनॉन ने क्या किया? बाहर से प्रोटॉन ले लिए, फियोफाइटीन से इलेक्ट्रॉन लिए और बाहर स्ट्रोमा से, बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चा? बाहर प्रेजेंट है स्ट्रोमा। इसने स्ट्रोमा से क्या किया? प्रोटॉन उठा ली और किसमें कन्वर्ट कर दिया? ये कन्वर्ट हो गया रिड्यूस फॉर्म में, प्लास्टोक्यूनॉन की रिड्यूस फॉर्म में। ठीक बात है। अब ये करेगा क्या? अपने प्रोटॉन तो डाल देगा यहां पर, इसने अपने प्रोटॉन तो यहां शिफ्ट कर दिए और इलेक्ट्रॉन जो है खुद बदल गया प्लास्टोक्यूनॉन में, और इलेक्ट्रॉन को आगे ETS के थ्रू पास करवा दिया। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F इससे पास करवा दिया। ठीक बात है। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास करा दिया। ठीक बात। अब ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन चले गए प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अब ये प्लास्टोसाइनिन क्या कर रहा है बेटा? ये प्लास्टोसाइनिन जो है ये दे रहा है PS फर्स्ट को, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर देगा PS फर्स्ट को। ठीक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इलेक्ट्रॉन की शुरुआत कहां से हुई?
पीएस सेकेंड से। पीएस सेकेंड ने किसको दिए? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, अल्टीमेटली प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन ने किसको दिए? PS1 को दिए। अब लाइट एनर्जी जो है वो आके गिरेगी किस पर? अरे लाइट एनर्जी तो हमेशा पिगमेंट सिस्टम पर गिरती है बच्चा। जब लाइट एनर्जी पिगमेंट सिस्टम पर आके गिरेगी तो अब होगा क्या? इससे फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज FRS। और ये FRS किसको दे देगा? फेरेडॉक्सिन को, FD, फेरेडॉक्सिन को। फेरेडॉक्सिन ये किसको दे देगा? फेरेडॉक्सिन ये दे देगा एक ऐसे एंजाइम को जिसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है FNR। FNR क्या है बच्चा? FNR का फुल फॉर्म आप ध्यान से लिखना बेटा, इसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP+। फेरेडॉक्सिन NADP+ ऑक्सीडो रिडक्टेज, फेरेडॉक्सिन NADP+। मैडम इसका मतलब कहीं ना कहीं NADP काम आएगा, बिल्कुल आएगा। और ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी ये एक तरह का रिडक्टेज एंजाइम है। बिल्कुल सही समझा है आपने, बिल्कुल सही समझा है। अब ये करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन किसके पास था? PS फर्स्ट से आगे FRS, फेरेडॉक्सिन, FNR, अब अल्टीमेटली किसको दे दिया इसने? NADP+ को। NADP+ ने क्या किया? यहां से उठाए इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोमा से उठाए प्रोटॉन। कहां से बच्चा? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाए हैं और किसमें कन्वर्ट हो गया है? NADPH में। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या? देखो दिक्कत तो दो ही लोगों को हुई है। एक तो हुई है PS सेकेंड को, ये कहता है मेरा इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब मैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया हूं, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, अब ये क्या करे? तो भाई अब ये अल्टीमेटली करेगा क्या? ये हेल्प लेगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की। ये किसकी हेल्प लेगा? ये हेल्प लेगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये वाटर का फोटोलाइसिस करवाएगा। PS सेकेंड जो है ये वाटर का फोटोलाइसिस करवाएगा। इससे प्रोटॉन बनेंगे बच्चा, इससे बनेंगे इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन जो किसके पास जाएंगे? PS सेकेंड के पास में, और साथ साथ में बनेगा ऑक्सीजन। देखो बेटा यहां पे आपको दिख रहा है हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना है। बेटा हाफ मॉलिक्यूल नहीं बनता, नीसेंट ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये यहां पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना उनका स्प्लिटिंग होगी। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी को अपन बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी को अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसी को अपन बोलते हैं बच्चे हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन, ठीक बात है। यहां पे वाटर का फोटोलाइसिस हुआ है और इसको कैटालाइज कौन करता है? Mn+2। होगा क्या? ये प्रोटॉन तो कहां पर आ गए? ये प्रोटॉन तो आ गए इस ल्यूमेन में। ये प्रोटॉन लगातार फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता जाएगा और इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रोटॉन जो हैं वो इस ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाएंगे। इस ल्यूमेन में बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे। डन? अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे PS सेकेंड के पास। डन? ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये O2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। डन? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है बेटा? आपसे कहा गया है कि ये प्रोटॉन और ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुए हैं इनका क्या फायदा होगा, इनका आगे रिजल्ट क्या रहेगा? प्रोटॉन तो ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाएंगे, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हुआ क्या है, अब यहां ल्यूमेन में बहुत ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कमी हो गई। आप खुद देखो, ल्यूमेन में इकट्ठे हो गए प्रोटॉन, बाहर प्रोटॉन की कमी हो गई है। डन बात? इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहां पे होगा क्या भाई, जहां प्रोटॉन ज्यादा होते हैं वहां पीएच क्या होती है?
एसिडिक कंडीशन में आ जाती है, यानी पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाती है बेटा, यहां लो पीएच हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है बेटा, एसिडिक कंडीशन। बाहर स्ट्रोमा में क्या होगा? प्रोटॉन की कमी, यानी कि पीएच इंक्रीज। ठीक बात है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी कि बच्चा डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। यहां पे एक तरफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, एक तरफ प्रोटॉन की कमी है, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट कंडीशन। देखो देखो बच्चा, आपने क्या पढ़ा था? हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए, मैडम मेम्ब्रेन मिल गई, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। हमें चाहिए प्रोटॉन पंप, प्लास्टोक्यूनोन, जो आपने पढ़ा है ना बेटा, ये प्लास्टोक्यूनोन, ये है बच्चा वो प्रोटॉन पंप जो बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन को उठाता है, अंदर फेंकता है। बाहर स्ट्रोमा से उठाता है प्रोटॉन को, अंदर पुश करता है ल्यूमेन में। डन। चलिए, और आपने पढ़ा प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ल्यूमेन में और स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया है, इसे अपन बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। एटीपी सिंथेटेज किसे बोलते हैं? एटीपी सिंथेटेज अपन बोलते हैं CF0 CF1 को। अब होगा क्या? ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां प्रोटॉन ज्यादा है, यहां प्रोटॉन की कमी है बाहर। ये प्रोटॉन लंबे टाइम तक ल्यूमेन में नहीं टिक पाएंगे, ये पूरा प्रेशर लगाएंगे बाहर निकलने के लिए। तो ये जो CF0 है और CF1 है, ये चैनल का काम करेंगे। ये प्रोटॉन जो हैं, ये प्रोटॉन, ये इस पूरे चैनल की हेल्प से फैसिलेटेड डिफ्यूजन करते हुए बाहर की तरफ आएंगे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन करते हुए बाहर की तरफ आएंगे। ठीक बात। इसके अंदर एक एंजाइम भरा हुआ है बच्चा, कौन सा? एटीपी सिंथेटेज। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेटेज ही तो है। इसमें जो एंजाइम भरा हुआ है वो है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज में कन्फर्मेशनल चेंज होगा, मतलब उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा त्रिविम परिवर्तन, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज होगा। और उस चेंज की वजह से यहां पे, ध्यान से सुनना, यहां पे जो एडीपी मॉलिक्यूल है, एडीपी मॉलिक्यूल है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में जुड़ के, एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में जुड़ के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में जुड़ के एटीपी में। जैसे जैसे ये ग्रेडियंट टूटता जाएगा, प्रोटॉन ल्यूमेन से निकल के बाहर स्ट्रोमा में आते जाएंगे, वैसे वैसे एटीपी का फॉर्मेशन चलता रहेगा। ये एटीपी का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने की वजह से। बच्चा, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने के 3 कारण है। पहला कारण क्या है कि वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो मेम्ब्रेन के इनर साइड पर हो रही है, मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ हो रही है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है बच्चा? दूसरा कारण है कि यहां पे प्लास्टोक्यूनोन जो है ना, ये प्रोटॉन पंप, ये बाहर से प्रोटॉनों को उठा के अंदर फेंक रहा है। तीसरा कारण क्या है? एटीपी जो फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट, थर्ड रीजन है ग्रेडियंट का, वो NADP प्लस ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन में आउटर साइड पे प्रेजेंट है, वो स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स को कम करवाता जा रहा है। ठीक बात है। इन 3 कारण की वजह से ग्रेडियंट बनता है, और ग्रेडियंट जो बनता है वो अल्टीमेटली एटीपी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। अब इन तीनों पॉइंट को एक समरी फॉर्म में सुनो। हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना जरूरी है। क्या क्या कारण है भाई? ग्रेडियंट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। पढ़ा था हमने पढ़ा था बेटा, ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठा हुए हैं, ये ग्रेडियंट ब्रेक होगा, ये प्रोटॉन पास होंगे तो एटीपी से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ने के बाद एटीपी बनेगा। पढ़ा अभी अपन ने ये ग्रेडियंट बनता क्यों है? इसके 3 जो रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। फर्स्ट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होता है? थाइलेकॉइड की ल्यूमेन की तरफ होता है। थर्ड, सेकेंड पॉइंट, H+ आयन स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आते हैं, किसके थ्रू? मूव थ्रू फोटो सिस्टम, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? प्लास्टोक्यूनोन। ठीक बात है। नेक्स्ट, एटीपी जो फॉर्मेशन है उसके लिए तीसरा पॉइंट, जो रिडक्टेज एंजाइम है वो स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट होता है। देखो बच्चे, ये स्ट्रोमा की तरफ जो रिडक्टेज एंजाइम है ये प्रेजेंट है। ये जो
NR है, इसका फुल नेम जो है वो आप नोट कर लेना बेटा। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर मिशेल, जिसमें ये बताया गया है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। बच्चा ये लाइट रिएक्शन में एटीपी के बनने को समझा रहे हैं। अब आपने एटीपी बनना पूरा पढ़ लिया। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस में दो मेन प्रोसेस थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, अल्टीमेटली कौन है बेस उसका, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है जेड स्कीम, इसका पीछे बेस क्या है, जो कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी का बनना, वो पढ़ लिया अपन ने। अब ये एटीपी और NADPH हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, ये किस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं उसको अपन पढ़ते हैं, ठीक बात है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन C3 साइकिल जो है उस पर डिस्कस करेंगे। डन बेटा। तो ये आपने पूरा का पूरा एटीपी फॉर्मेशन पढ़ा है, इसको आप ध्यान से नोट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में अपन C3 साइकिल जो पढ़े उसको भी ध्यान से समझिए।